हर कामकाजी महिला की जिंदगी एक तार पर चलने की तरह है। घर की जिम्मेदारी, समाज की उम्मीदें, ऑफिस की डेडलाइंस, बच्चे की परवरिश के बीच संतुलन बनाना आसान काम नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पंछी के लिए एक पंख से उड़ना। किसी ने सही कहा है, एक बार जब महिला कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होने लगता है। महिला दिवस पर धौलाधार की तलहटी में बसे धर्मशाला शहर की उन कामयाब महिलाओं से उनके विचार जानना चाहा तो समाज को एक नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इन कामयाब महिलाओं का। आज की युवा पीढ़ी फ्यूचर मेकर से फ्यूचर फेकर बनती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी की जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट और एनालिटिकल है, लेकिन जो सही दिशा में उनको जिसमें चलना है वो उनकी निर्धारित होने में और उसमें आगे बढ़ने में जो है उनको सहयोग की आवश्यकता है। और इसलिए फ्यूचर तो डेफिनेटली यही लोग, फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो यही लोग आगे आएंगे और यही लोग सभी कार्य करेंगे और इनमें पर्याप्त टैलेंट और वो आइडियाज़ हैं और स्मार्टनेस है। सही दिशा में और सही तरीके से इस टैलेंट को यूज़ करना जो है वो सामाजिक तौर पे और एक देश के नागरिकों के तौर पे हम सभी की जिम्मेदारी। आधुनिकता के दौर में हर समाज में महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, फिर भी महिला पे अत्याचार और शोषण की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर क्यों? देखिए, जैसे हम महिला दिवस मनाते हैं तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें चेक करेंगे तो महिलाओं की जो जर्नी है इक्वालिटी के लिए वो बहुत पुरानी है और उसमें बहुत सारे लैंडमार्क इवेंट्स हुए हैं। तो अभी भी ये एक निरंतर प्रक्रिया है और हम काफ़ी आगे समाज में बढ़े हैं और निरंतर आगे बढ़ के ये समानता की तरफ हम जा रहे हैं। और ये एक माइंडसेट और मानसिकता का भी विषय है कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को हम कमज़ोर समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि उसको प्रताड़ित किया जा सकता है या पीछे छोड़ा जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भी समाज में समानता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की हिस्ट्री रही है वही सोसाइटीज़ आगे बढ़ती है, वही कल्चर्स आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये जर्नी चल रही है बहुत लंबे समय से, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और आने वाले समय में और भी पॉजिटिव चेंजेस इसमें दिखेंगे। मैम, आप एक जिम्मेदार वाली सीट पर आसीन हैं, हर दिन कुछ अलग देखने या सुनने को मिलता है। ऐसे में आप अपने लिए खुशी की पल कैसे तलाशते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि मुझे अपना काम जो है वो बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन देता है। तो जिस भी समय मैं कार्य क्षेत्र में रहती हूँ तो 100% अपनी कमिटमेंट यहाँ रखती हूँ और जिस समय मैं घर जाती हूँ तो कार्यस्थल को पीछे छोड़ देती हूँ। इस तरीके से मैंने अभी तक अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश की है और अपने लिए समय निकालने की कोशिश की है। और पिछले 12 वर्ष की नौकरी के अनुभव में मुझमें खुद में पर्सनैलिटी में लोगों से मिल के सिचुएशंस को देख के समझ के एक जो मेरा वर्ल्ड व्यू है जिसको कह सकते हैं या मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा और एज अ पर्सनैलिटी बहुत कुछ ग्रो किया है। तो अपना कार्य ठीक से करने में ही खुशी मिलती है और उसके अलावा जो फ्री टाइम है उसमें अपनी हॉबीज़ को मैं परस्यू करती हूँ। अभी तक जॉब में मैम कोई ऐसा वाकया जब या तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो या फिर कभी आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं मैंने गलत लाइन तो नहीं चलनी? देखिए, मैं जब मैं ट्रेनिंग के दौरान पहली बार पुलिस थाने में अटैच हुई थी उसी समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि मेरी पर्सनैलिटी और मेरा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है वो पुलिस की जॉब के लिए सबसे ज़्यादा सही तरीके से मैं ये काम कर पाऊँगी। और आज 12 साल के बाद मैं इस चीज़ पर भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही सही डिसीजन था। हालांकि जब एग्ज़ाम वगैरह हम देते हैं तो ऐसा निर्धारित नहीं होता है कि आप प्रशासनिक सर्विसेज में जाएंगे, पुलिस सर्विसेज में या किसी अन्य सर्विसेज में। बट मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस सर्विस मेरी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को सूट करती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, मेरी पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में, इमोशनल बैलेंसेस में, इमोशनल कोशेंट में मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मेरे काम के कारण मिली है। तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं गलत जगह हूँ या गलत दिशा में हूँ। और पुलिस की जॉब में अभी तक बहुत सारे ऐसे अनुभव है जिसमें अत्यंत सेटिस्फेक्शन और खुशी की एहसास हुए हैं, जिसमें खासकर
कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत हीनस क्राइम्स हम डील करते हैं, बहुत छोटे बच्चे क्राइम के विक्टिम्स होते हैं, उनको न्याय की तरफ आगे बढ़ाना, या डे टू डे हर एक दिन कोई भी दिन अभी तक मेरी नौकरी में ऐसा नहीं रहा है जिस दिन मैंने कोई सकारात्मक और पॉजिटिव कार्य नहीं किए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन का विषय मैं मानती हूँ। विभिन्न तरह की फरियाद आपके पास हर रोज आती है, क्या आपने महिलाओं जो सशक्त को बनाने के लिए या महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपने अपने स्तर पर या विभाग के स्तर पर कुछ काम किया है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इस विभाग में क्योंकि ये पुरुष प्रधान विभाग इसको माना जाता था, और समय के साथ इसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हर एक रैंक पे, हर एक पद पे आसीन हो रही हैं। तो उन्हीं को साथ लेके उनमें कॉन्फिडेंस बनाना और उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करना, और उनकी जो विभिन्न समस्याएं उनको साथ में लेके उनसे एक अच्छा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी निकालना, मुझे लगता है उसमें मैं अपना सहयोग मानती हूँ कि फीमेल ऑफिसर होने के नाते जो फीमेल सेंट्रिक इश्यूज़ हैं और जो पुलिस की जिस तरह की डिमांडिंग जॉब है उसमें बैलेंस बनाना, और उसके साथ ही मैंने ये अनुभव किया है कि महिला होने के नाते बहुत सारी महिलाएं जो है बेझिझक इस ऑफिस में आती हैं और अपनी पर्सनल या कोई और उनको इश्यूज़ हैं उनको शेयर करते हैं, उनको हम समाधान भी करते हैं। अभी कांगड़ा ज़िले में ही हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया है जिसका अधिवा नाम से हम कहते हैं, अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल वायलेंस एंड अब्यूज़। तो उसके तहत हमने ये प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि जितनी भी कंप्लेंट्स या एफआईआर या कोई भी शिकायत जो कि कोई महिला किसी भी थाने में दर्ज करवाती है, तो उसका फॉलोअप हम लगभग 6 महीने के लिए थाने से एक नोडल अधिकारी, फीमेल नोडल अधिकारी, उनसे कांटेक्ट में रहता है ताकि विश्वास बना और वो कंप्लेंट्स दोबारा उस तरह की सिचुएशंस में ना आए। उसका काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे हमने कम होते देखे हैं। इसके साथ ही हर एक पुलिस थाने में और पुलिस चौकी में महिला हेल्प डेस्क बनाना, क्योंकि एक झिझक रहती है कि महिलाएं पुलिस स्टेशन किस तरह से जाएं। तो महिला थाना हेडक्वार्टर पे स्थित है, लेकिन बहुत दूर दराज की महिलाएं यहाँ आने से उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है। उसको देखते हुए हर एक लोकल एरिया में एक वुमेन हेल्प डेस्क हमने बनाया है। वहाँ पे महिला अधिकारी ही सबसे पहले किसी भी फीमेल विक्टिम या कंप्लेनेंट को सुनती है, उसके बाद फर्दर। तो ये दोनों कामयाब चीज़ें मैं मानती हूँ जो हमने इनिशिएटिव लिया और पब्लिक का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुलिस में रोज़ कोई ऐसा खतरनाक शख्स भी कई बार टकरा जाता है, तो ऐसा कोई वाक्य है? देखिए, हम जैसे एज पुलिस ऑफिसर आपको बहुत सारे केसेस में मर्डर के जो एक्यूज्ड है उनको डील करना होता है। डकैती और बर्गलरी, ये भी केसेस हमने देखे। इसके साथ ही कई बार जो है हमें अलर्ट्स आते हैं कि कोई पंजाब में या बॉर्डर पे कोई टेररिस्ट घटनाएं हुए हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो आपके एरिया में भी हो सकती है। जैसे कांगड़ा में भी इस तरह के अलर्ट्स आते हैं। और ड्रग पेडलर्स को तो हम लगातार अभी उनसे हमारा जो एक वास्ता है वो पड़ता रहता है। इसके साथ ही कांगड़ा ज़िले में जैसे अवैध हथियार, इस तरह के केसेस भी हमने देखे। तो वो एज ऑफिसर मुझे लगता है कि वो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ये एक जॉब में इनबिल्ट रिस्क है ही है। और ये एक मतलब मेरे लिए भी उतना ही लागू है जितना एक सड़क पे जो सिपाही काम कर रहा है उस पर लागू है। तो वो एक हमारी ट्रेनिंग का भी पार्ट है और हमारी एप्टीट्यूड का भी पार्ट है कि इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के लोगों को हमें डील भी करना आना चाहिए और इनको हमें समय समय पर फेस भी करना पड़ेगा। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम है। विशेष रूप से अगर हम बात करें कि दुर्गम क्षेत्रों में या रहने वाली महिला हो सकती हैं या कोई जो मजदूरी करती हैं वो महिला हैं, तो उस पर लेके ऐसा कुछ आप बताएंगे कि वाकई कि उनको अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक होना पड़ेगा? देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से और प्रचार प्रसार के तंत्रों के माध्यम से अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो अवेयरनेस है अपने राइट्स और अपने लॉज के बारे में वो काफ़ी हद तक महिलाओं में है। और हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से है और यहाँ पे चाइल्ड लिटरेसी फिगर्स की हम बात करें या सोशल डेवलपमेंट की बात करें, हमारे इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे हैं। तो दूर दराज के इलाकों में भी महिला जो है काफ़ी जागरूक है, लेकिन फिर भी ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं जब उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो खुल के उसके विषय में उन्होंने चर्चा ना की हो या
रिपोर्टेज कम है, तो उस पर हम पुलिस की टीम से भी अवेयरनेस, लीगल सर्विसेज की तरफ से भी अवेयरनेस, मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस ये लगातार जारी रहती है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में एक जागरूकता भी बढ़ती है और साथ में जिज्ञासा भी बढ़ती है कि किस तरह से नई चीज़ें उनकी लाइफ में अफेक्ट कर सकती है, शेप कर सकती है। तो ये एक निरंतर, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें लोग सामाजिक तौर पे इकट्ठे होकर आगे बढ़ सकते हैं। मैम, थोड़ा अगर हम प्रशासनिक कार्यों से हट के बात करें तो आपको खाने का क्या शौक सबसे अच्छा है? देखिए, मैं आउटडोर तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। बचपन से ही मैं काफ़ी आउटडोर गेम्स में एक्टिव रही हूँ। तो बचपन के समय से मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन दो मेरे फेवरेट गेम्स हैं। मैं ये कंटिन्यूसली जब मौका मिले इसमें खेलने का प्रयास करती हूँ। नौकरी में रहते हुए मैंने ट्रैकिंग और जो रनिंग और वॉकिंग की एक्टिविटीज़ है इनमें कोशिश की है कि इसमें जितना मेरा समय निकल पाए, तो ट्रैकिंग की गतिविधियों में मैं शामिल होने का मुझे शौक़ है। और जहाँ तक खाने की बात है, मैं बहुत ज़्यादा फूडी तो नहीं हूँ, लेकिन साउथ इंडियन फूड मेरा फेवरेट है और ज़्यादातर मुझे घर पे ही खाना जो है वो पसंद रहता है। भागम भाग की ज़िंदगी में महिलाएं, विशेषकर नई पीढ़ी जो है, उसमें जो युवतियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उनको लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कि मेरा ऐसा मानना है कि समानता और समाज के तरक्की की दृष्टि से हर दिन जो है महिला दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। और मैं इस बात से ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन महिलाओं को सम्मान देने से जो समानता और जो अपेक्षा है हमारी सामाजिक तत्परता की या फिर समाज को आगे ले जाने की, वो पूरी नहीं होगी। और महिलाओं या पुरुषों में किसी भी व्यक्ति को पहले तो एक व्यक्ति के तौर पे देखना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना चाहिए। और इसमें महिलाओं का अपना भी योगदान है कि यदि वो किसी पावरफुल चेयर पे पहुंचती हैं तो वो अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को, अन्य लोगों को भी अपलिफ्ट करें। और यदि वो पारिवारिक तौर पे देखें तो अपनी बेटियों को ज़रूर बेटों के समान उनका पालन पोषण करें और बेटों को ज़रूर सिखाएं कि वो अपनी बहनों का, कल को अपनी वाइफ का जो है इक्वल ट्रीटमेंट उनको दे। तो हाँ, महिलाएं समाज का 50% है और 50% यदि पॉजिटिव माइंडसेट और आगे बढ़ने की दृष्टि से आगे एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो है समाज आगे बढ़ेगा। इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं या स्त्रियां कुछ स्पेशल विशेष पावर्स के साथ जन्म लेती हैं और घर, परिवार, स्नेह, बच्चे, ये सब चीज़ समाज के प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व है वो कुछ स्वतः ही हमारे अंदर ही शायद इनबिल्ट होता है और उसको निभाने में कोई दिक्कत कभी आती नहीं है। समय के साथ साथ समय बदला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बदलने शुरू हो गई हैं महिलाओं के लिए, समाज के प्रति, प्रोफेशन के प्रति। अब बहुत सारी महिलाएं जो हैं घर से चार दीवारी लांघ करके बाहर आई हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं, देश के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं, उनको सही ढंग से निभा पा रही हैं। उसके लिए जो है कहीं ना कहीं परिवारों का समर्थन, उनका सपोर्ट भी ज़रूरी रहता है और जो आपका साथी है, आपका जो पार्टनर है, उनका सपोर्ट भी ज़रूरी रहता है। उसके बिना शायद ये उपलब्धियां जो हैं वो ना हो पाती। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है हमारा समाज भी इसके लिए जो है हकदार है तारीफ़ का कि उन्होंने समाज जो है इस तरह से बदला कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी और उनको उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज भी किया। मैम, आप मेडिकल के क्षेत्र में आई हैं और इतने वर्षों से आप समाज को सेवाएं दे रही हैं। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? जी नहीं। जब वो आयु थी जब हम अपना प्रोफेशन चुन रहे थे तो उस वक्त जब जैसे कहते हैं मेडिकल कॉलेज में जाकर के पढ़ने का जब मौका मिला तो एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी उस वक्त। वो उम्र भी ऐसी होती है कि बचपन था, आदर्शवादी होते हैं और ये सोचा था कि हाँ हम अपनी किसी न किसी कुछ ना कुछ समाज के लिए, कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहेंगे और साथ में कहीं ना कहीं उसमें अपना भी उपलब्धि नज़र आई थी। जिस प्रोफेशन को चुना उसको भली भांति सोच समझ के चुना था। ऐसा लगता था कि इस प्रोफेशन के प्रति जो है मैं अपना 100% जो है वो दे पाऊँ। तो इस बात का कभी ऐसा बुरा नहीं लगा, कभी कोई ऐसा अफसोस नहीं हुआ कि हाँ मैंने गलत प्रोफेशन में मैं आ गई हूँ। मुझे लगता है हर प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ ना कुछ आपके अंदर कोई
गुण बोलूँगी या कुछ आपको अंदर से भावना आनी चाहिए कि हाँ ये प्रोफेशन जो मेरे लिए सही है। तो मुझे लगता है जिस प्रोफेशन को मैंने चुना वो मेरे लिए सही रहा है। मैम, आपने अपने स्तर पर या अपने विभाग के स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ काम किया आपने? हमारा प्रोफेशन जो था, अगर मैं कहूँ चिकित्सा क्षेत्र जो है उसमें कभी भी वो पुरुष प्रधान नहीं रह सकता था। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पर आप सोचें कि एक नर्स के बिना कोई अस्पताल, कोई हेल्थ केयर सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो ये प्रोफेशन में अंदर से ही ऐसा था, क्योंकि प्रोफेशन जो है ये ऐसा है जहाँ पे दया, करुणा, सेवा, ये भाव अंदर से आने चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपने आप ही हमारे अंदर रहते हैं, औरतों के अंदर। जो पुरुष भी इस प्रोफेशन को चुनते हैं, कहीं ना कहीं ये भावनाएं, ये स्ट्रेंथ्स उनकी भी रही होती है। सो मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे प्रोफेशनल क्षेत्र में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ, जब हम लोग पढ़ते थे कुछ एक विषय होते थे जो पुरुष प्रधान होते थे। सर्जरी जनरल है, ऑर्थोपेडिक्स है, उनको पुरुष प्रधान विषय माना जाता था। गायनी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, इनको स्त्री प्रधान माना जाता था। धीरे धीरे मेरे देखते देखते ही ऐसा नहीं रहा है। ये जो पुरुष प्रधान विषय थे उसमें स्त्रियाँ चली गईं, जो स्त्री प्रधान थे इसमें पुरुष भी आ गए हैं। सो ऐसा इस प्रोफेशन में कभी हुआ नहीं। रही बात इनकरेज करने की, तो जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने का, ओपीडी से लेकर के जब आप पब्लिक को संबोधित करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो मौका मिलता रहा है। और हमेशा हमने ये मतलब सिर्फ अपनी बात नहीं करती हूँ, जितनी भी महिलाएं हमारे साथ रही हैं, हम हमेशा इनकरेज करते थे जब भी स्त्रियाँ आती थी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, कि सिर्फ हम उनके स्वास्थ्य की बात ही ना करें, इन जनरल उनके उत्थान की बात भी हो। मैम, आज की युवा पीढ़ी फ्यूचर मेकर से फ्यूचर फेकर बनती जा रही है, कैसे देखती हैं आप इसे? अम, जो आपने ये सेंटेंस जो इस्तेमाल करा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सच में मैं मानती हूँ कि युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं भ्रमित होती जा रही है। अ, उसका कारण कहीं ये भी है कि संपन्नता भी आती जा रही है शायद। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जीवन में अभाव का होना बहुत आवश्यक है। थोड़ा बहुत अभाव रहता है तो इंसान जो है वो प्रगति करने की तरफ ध्यान देता है कि अच्छा ठीक है, मेरे 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 पास इस चीज़ की कमी है, मुझे यहाँ से आगे जाना है। और उस चीज़ को हम अपनी मेहनत से, या सोचते हैं अच्छी की पढ़ाई करेंगे या किसी भी कार्य में हम पारंगत होने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना स्वयं का विकास कर सकें। कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी में वो जो संपन्नता आने लग गई है, वहाँ पे अभावों की कमी हो गई। अभाव कम हो गए तो इच्छा जो थी कुछ प्राप्त करने की वो शायद नहीं रही है। मुझे लगता है कि ये एक कारण है। दिशा की कमी, दिशा का होना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो भ्रमित होना स्वाभाविक है। ये हैं कि नई पीढ़ी की जो युवतियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं घर से शुरू करूँगी। मेरे घर में बेटी भी है, बेटा भी है। और जैसे भी हमारी पीढ़ी के जो पेरेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हमने अपॉर्चुनिटीज़ देने में अपनी बेटियों को कहीं पीछे रखा, उनको एनकरेज किया। लेकिन परिवारों की भूमिका ये भी ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, रेज़ करते हैं, तो उनको उनकी जो काम है या उनका जो उसको उसमें डिवीज़न ना पैदा करें, विभाजन ना करें कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है। तो वहाँ से, घरों से शुरू होना चाहिए। और जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये देखती हूँ किसी भी स्कूल, महाविद्यालय या हायर एजुकेशन में देखते हैं, तो धीरे धीरे लड़कियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है बनिस्बत लड़कों के। तो वो देख कर के बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है समाज के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अधिक होती है। स्त्री सिर्फ अपना ही प्रोग्रेस या अपना ही उद्धार नहीं करती। जब वो अपना उद्धार करती है तो साथ में पूरे परिवार का, जो अगली पीढ़ी आ रही है उसका, अपना, अपने साथ की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबका उद्धार जो है वो साथ के साथ करती है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने साथ साथ और बहुत सारे लोगों को भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, यत्र नारी से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवताओं का भी वास होता है। और हमारी नारियाँ तो न केवल सृजन करता है, बल्कि शक्ति, साहस और धैर्य का एक अदम्य प्रतीक स्वरूप भी हैं।
वो हमारे जीवन में माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त के रूप में एक नए आयामों को स्थापित करती। हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम सभी नारियों के उनका समान अवसर, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनको सम्मान देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि जब नारी सशक्त होगी तभी एक समृद्ध समाज का निर्माण होगा। मेरा झुकाव महिलाओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो कि आप मेरे हर दूसरे से तीसरे वीडियो में देखते हैं। ये बातें मेरे अपनी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। बचपन में जब भी मैं महिलाओं के शोषण की खबरें देखती और पढ़ती थी, ऐसे रीति रिवाज जो महिलाओं को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, उनसे मुझे हमेशा से दिक्कत रही है। मुझे ऐसा लगता है महिलाओं की समस्याएं और मुश्किलें समझकर और उनके प्रति अपनी संवेदना बढ़ाकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और ऐसे बड़े बदलाव के लिए छोटे छोटे बदलाव आवश्यक है। शुरुआत हम और आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करके, उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और ऐसे भेदभाव जहां महिला और पुरुषों को एक दूसरे से अलग और अधिक ताकतवर बताया जाता है, इसमें सही गलत का ज्ञान हमें उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि वही कल का भविष्य है। मेरी बहनों, आप कमज़ोर नहीं हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपकी शक्ति अनंत है। पंख खोलिए, लंबी उड़ान के लिए सारा आसमान आपका इंतज़ार कर रहा है। आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में आपको एक अन्य महिलाओं से रूबरू कराएंगे, जिससे आप भी गांव, शहर, प्रदेश और देश के लिए कुछ कर सकें।